मेरे YouTube चैनल UGC@JRF हिस्ट्री में आज फिर से आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है अर्थशास्त्र, जिसकी रचना कौटिल्य ने की थी। थोड़ा उसके बारे में आज हम जानेंगे। थोड़ा सा कौटिल्य के बारे में जान लेते हैं। आप सभी को पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन निर्माण में, जब चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन निर्माण है, उसके जीवन जीने का तरीका, वो राजा कैसे बने, उन्होंने किसने उसे राजा बनाया, तो वो चाणक्य ही थे। उसमें चाणक्य का सबसे बड़ा हाथ रहा है और इतिहास में चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से। और जो ब्राह्मण और बौद्ध ग्रंथ है वो हमें उनके जीवन के विषय में जो सूचना देते हैं, उससे ये क्लियर होता है कि वे तक्षशिला जो था वहाँ के एक ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुए थे। कौटिल्य जो थे तक्षशिला के एक ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुए थे और उनको वेदों और शास्त्रों का ज्ञान था। वेद और शास्त्रों के ज्ञाता थे वो। और तक्षशिला का जो केंद्र था, शिक्षा का केंद्र था तक्षशिला उस टाइम पर, वहाँ के आचार्य भी थे कौटिल्य। आइए अर्थशास्त्र के बारे में जान लेते हैं। लेखक कौन है इसके? कौटिल्य है। देश है भारत, भारत में इसकी रचना हुई है। भाषा थी संस्कृत भाषा में ये लिखा गया था। और विषय था स्टेट क्राफ्ट एंड मिलिट्री स्ट्रेटजी। प्रकाशन तिथि क्या है कि कब इसका प्रकाशन हुआ, वो था 3rd सेंचुरी BC में। तो अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है जो 4वीं सदी ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया है। इसमें क्या है? राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय और राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर इस पर विचार किया गया है। अपने तरह का कैसा राज्य प्रबंधन विषयक यह प्राचीनतम ग्रंथ है। इसकी शैली कैसी है? इसकी जो शैली है उपदेशात्मक, सलाहात्मक है और यह प्राचीन भारतीय राजनीति का प्रसिद्ध ग्रंथ है। प्राचीन भारतीय राजनीति का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसी से हमें मौर्य साम्राज्य के इतिहास की जानकारी भी मिलती है। मौर्य साम्राज्य के इतिहास को जानने का एक स्रोत भी है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इसके रचनाकार का व्यक्तित्व नाम विष्णुगुप्त, गोत्र नाम कौटिल्य जो कुटिल से उत्पन्न हुए थे, और स्थानीय नाम चाणक्य था। अब चाणक्य इनका नाम कैसे था कि पिता का नाम चनक होने से, इनके पिता जो थे उनका नाम चनक था, इसलिए इनका नाम चाणक्य पड़ा, ऐसा कहा जाता है। चाणक्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका टाइम, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनका टाइम, शासन का टाइम था 321 से 298 ईसा पूर्व। ये चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया है 321 से 298 ईसा पूर्व तक। उनके महामंत्री थे। चंद्रगुप्त के प्रशासकीय उपयोग के लिए इस ग्रंथ की रचना की गई थी और यह मुख्यतः सूत्र शैली में लिखा हुआ है। यह जो है सूत्र शैली में लिखा गया है। एक और छोटा सा पॉइंट है स्टूडेंट्स कि अर्थशास्त्र में जो मौर्य साम्राज्य है तथा शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता, जबकि जो यूनानी साक्ष्य हैं वो इसके ऊपर विस्तार से प्रकाश डालते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अर्थशास्त्र में मौर्य साम्राज्य और उसके शासन तंत्र का उल्लेख नहीं है, जबकि उसकी जानकारी, मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें इससे प्राप्त होती है, लेकिन मौर्य साम्राज्य और शासन तंत्र का उल्लेख इसमें नहीं मिलता, ऐसा कहा गया है। यह शास्त्र अनावश्यक विस्तार से रहित, समझने और ग्रहण करने में सरल एवं कौटिल्य द्वारा उन शब्दों में रचा गया जिनका अर्थ सुनिश्चित हो चुका है। कौटिल्य ने अपने उन शब्दों की रचना, उन शब्दों को इसमें लिखा है, उन शब्दों की रचना की है कि जिनका अर्थ वो निकाल चुके हैं, जिनका अर्थ सुनिश्चित हो चुका है। अर्थशास्त्र में समसामयिक राजनीति, अर्थनीति, विधि समाज नीति, धर्म आदि
पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। अर्थशास्त्र के जो विषय हैं, जो अर्थशास्त्र के अंदर लिखी गई चीज़ें हैं, वो किन किन के बारे में लिखा गया है? समसामयिक राजनीति, पॉलिटिक्स और अर्थनीति, विधि, समाज नीति और धर्म, इन पर प्रकाश पड़ता है। वास्तविक जीवन का चित्रण करने के कारण यह सबसे अधिक मूल्यवान ग्रंथ है। अगर हम वास्तविक जीवन का चित्रण करते हैं तो इस ग्रंथ में क्या है कि कौटिल्य के विचार अन्य पुरुष जैसे इति कौटिल्य ने व्यक्त किए गए, और कौटिल्य स्वयं इस ग्रंथ के रचयिता होते तो इस प्रकार लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती, मतलब ऐसा भी कहा गया है। यह जो है नगर प्रशासन, सैनिक प्रशासन की परिषदों का कोई उल्लेख नहीं करता, और इसमें विदेशी नागरिकों के आचरण और उनकी देखरेख के लिए भी कोई नियम निर्धारित नहीं किए गए, ऐसा भी इसमें लिखा हुआ है। मतलब ऐसा इसमें हमें नहीं मिलता कि विदेशी नागरिकों के आचरण और उनकी देखरेख के कोई भी नियम उसमें नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इस शास्त्र के प्रकाश में न केवल धर्म, अर्थ, काम का प्रणयन और पालन होता है, अपितु अधर्म, अनर्थ तथा अवांछनीय का समन भी होता है। अब अर्थशास्त्र का इतिहास क्या है ये हम जान लेते हैं। प्राचीन लेखकों ने अपने ग्रंथों में अर्थशास्त्र के अवतरण दिए हैं। कुछ जो प्राचीन लेखक हैं उन्होंने भी अपने ग्रंथों में अर्थशास्त्र की कुछ बातें लिखी हैं, क्योंकि इसमें कौटिल्य का उल्लेख भी किया है, और यह ग्रंथ अभी लुप्त हो चुका है, फिलहाल हमें ये पर्याप्त नहीं है। 1904 ईस्वी में तंजौर के एक पंडित का नाम था भट्ट स्वामी के अपूर्ण भाष्य के साथ अर्थशास्त्र का हस्तलेख मैसूर राज्य पुस्तकालय के अध्यक्ष श्री आर श्याम शास्त्री को दिया गया। श्री शास्त्री ने पहले इसका अंशतः अंग्रेजी भाषांतर 1905 ईस्वी में इंडियन एंटीक्वेरी और मैसूर रिव्यू 1906 से 1909 में प्रकाशित किया। इसका जो एक संस्करण है अंग्रेजी भाषा में 1905 में इंडियन एंटीक्वेरी के नाम से, और मैसूर रिव्यू 1906 से 1909 में प्रकाशित किया गया था। इन अधिकरणों के अनेक उपविभाग जैसे 15 अधिकरण हैं, अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण हैं, 150 अध्याय हैं और 180 उपविभाग हैं और 6000 श्लोक है अर्थशास्त्र के अंदर। पुस्तक का नाम अर्थशास्त्री क्यों पड़ा? ये भी एक क्वेश्चन आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा कि जो ये अर्थशास्त्र है कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्री इसका नाम क्यों रखा है, कि इस पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र ही क्यों है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीतिक सिद्धांतों की एक महत्वपूर्ण कृति है। इस संबंध में यह प्रश्न उठता है कि कौटिल्य ने अपनी पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र ही क्यों रखा? देख लेते हैं। प्राचीन काल में अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग एक व्यापक अर्थ में होता था। कैसे अर्थ में? एक व्यापक अर्थ में। जो पुराना टाइम था उसमें अर्थशास्त्र शब्द का जो प्रयोग है वो एक व्यापक अर्थ में किया जाता था। इसके अंतर्गत मूलतः राजनीतिक शास्त्र, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कानून आदि का अध्ययन किया जाता था। आचार्य कौटिल्य की दृष्टि में राजनीति शास्त्र एक स्वतंत्र शास्त्र है। जो कौटिल्य थे उनकी दृष्टि में जो राजनीति शास्त्र था वो एक स्वतंत्र शास्त्र था। दर्शन, त्रैको वेद तथा वार्ता एवं कानून आदि उसकी शाखाएं हैं। संपूर्ण समाज की रक्षा राजनीति या दंड अवस्था से होती हैं, या रक्षित प्रजा ही अपने अपने कर्तव्यों का पालन कर सकती है। ऐसा कौटिल्य की दृष्टि में राजनीतिक शास्त्र था। उस समय अर्थशास्त्र को राजनीति और प्रशासन का शास्त्र माना जाता था। जो अर्थशास्त्र था उसको राजनीति और प्रशासन का शास्त्र माना जाता था। महाभारत में इस संबंध में एक प्रसंग है जिसमें अर्जुन को अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ माना गया है। महाभारत में इस संबंध में एक प्रसंग दिया गया है जिसमें लिखा हुआ है, जिसमें कहा जाता है कि अर्जुन को अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ माना गया है। कुछ नामों का निर्देशन कौटिल्य अर्थशास्त्र में किया गया है, जैसे देख लेते हैं। कुछ नाम थे। मानव को मनु के अनुयायी, बृहस्पत्य बृहस्पति के अनुयायी, ओसनस उष्णा अथवा शुक्राचार्य के मत अनुयायी, मतलब उनको मानने वाले, भारद्वाज द्रोणाचार्य, विशालाक्ष, प्रासर, पिसुन नारद,
कोण पदंत जिन्हें भीष्म कहा गया है, वाताव्याधि उद्धव, बाहुदंती पुत्र मतलब इंद्र। इन नामों का उल्लेख अर्थशास्त्र के अंदर हमें मिलता है। अन्य अर्थशास्त्र मतलब अर्थशास्त्र के नाम पर उनकी मतलब कुछ पंक्तियों को इकट्ठा करके दूसरी पुस्तक में जो लिखा गया है, क्योंकि अर्थशास्त्र तो हमें आज नहीं है, लुप्त हो चुका है, तो देख लेते हैं। 400 सन के लगभग कामंदक ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र के आधार पर कामंदकीय नीतिशास्त्र नामक 20 सर्गों में विभक्त काव्य रूप एक अर्थशास्त्र लिखा था। यह नैतिकता और विदेश नीति के सिद्धांतों पर भी विचार करता है, जो कामंदक ने लिखा है। कामंदक ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र के आधार पर कामंदकीय नीतिसार नामक 20 सर्गों में विभक्त काव्य रूप एक अर्थशास्त्र लिखा। कितने सर्ग थे? 20 सर्ग थे। कब लिखा गया? 400 ईस्वी के सन में। तो यह नैतिकता और विदेश नीति के जो सिद्धांत होते हैं उन पर विचार करता है। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी प्राप्त की। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ अच्छे टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए गुड डे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।